प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, अभी तक हम क्या काम कर रहे हैं, हम वर्कशीट का काम कर रहे हैं। पहले जुलाई माह के पहला और दूसरे सप्ताह की वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। अब हमारी तृतीय सप्ताह की वर्कशीट हमारे पास है, जिसे हमने हल करना है। ये देखिए, हम वर्कशीट जुलाई तृतीय सप्ताह लिखा है, कक्षा 6 विषय गणित। हमने इसमें क्या लिखना है? विद्यार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, विद्यालय राई का जुणगा लिखना है, राई का जुणगा, कक्षा 6, ठीक है ना। प्राप्तांक ये छोड़ देना है आपने। इसके बाद देखिए, अब है संख्याओं के साथ खेलना। अब हम संख्याओं के साथ ही खेल रहे थे जब हम पढ़ रहे थे, संख्याओं के साथ खेलना ही पाठ हमारा चल रहा था। तो यहाँ संख्याओं के साथ हमने खेलना है। देखिए, हम सब मिलकर संख्याओं के साथ खेलते हैं। आप संख्या 6 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 6। देखिए, वहाँ जब हमने पहले बताया था, हमने कंचे लेकर बताया था कि कंचों को कितने प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास है कि 6 को हम कैसे दिखा सकते हैं। 6 को हम 1 गुणा 6 भी दिखा सकते हैं, 6 को हम 2 तिया 6 भी दिखा सकते हैं, 6 को हम 3 दूना 6 भी दिखा सकते हैं, 3 गुणा 2, और 6 को हम 6 गुणा 1 भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अच्छा, क्या वे संख्या बता सकते हैं जिनका 6 में भाग देने पर शेष 0 बचता है? यानी कि एक ऐसी संख्या है जिनसे हम 6 को भाग करें यानी पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्याएं जिनके पाड़े में 6 आता है, जैसे 1 है, 1 छक्का 6, शेष कुछ नहीं बचा 0। 2 है, 2 तिया 6, 3 बार गया, शेष कुछ नहीं बचा 0, है ना। इसी प्रकार 3 है, 3 से 6 को किया, 3 दूना 6, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, शेष 0, है ना। 6 को 6 से भाग करते हैं, 6 कम 6, एक बार गया, शेष बच गया 0, ठीक है ना। अतः वे संख्याएं जिनका 6 में भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, वो है 1 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर और 6 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो ये जो 1 2 3 6 संख्याएं हैं, ये 6 को पूरा पूरा काट देती हैं। काट देते हैं यानी कि पूरा पूरा भाग इनमें चला जाता है, इनसे पूरा पूरा भाग 6 में चला जाता है। ये सभी संख्याएं कहलाती हैं 6 के गुणनखंड, ठीक है ना। 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 6। 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 6, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये आपने नोट करना है अपनी कॉपी में, ये पूरा नोट करना है आपने, ठीक है। यहाँ से नोट कीजिए। देखिए, मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से इसको नहीं करना है, यहाँ से नोट कीजिए। संख्या 6 को दो संख्याओं गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखना है, ये सब लिखते चलना है। पूरा आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अब देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में 1 2 3 4 इतने का भाग देकर दी गई संख्या के गुणनफल के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें। देखिए, 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। 4 में हम पहले 1 का भाग देंगे, 1 चौक 4। कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे 4 पूरा पूरा कट जाए? तो देखिए, 2 होता है और 4 होता है, 1 2 और 4। तो 4 के गुणनखंड हो गए 1 2 और 4। 6 के अभी 1 2 3 6 हमने पीछे निकाले थे। 8 के देखिए, 8 के एक तो सबका, इसलिए एक तो छोड़ दीजिए, एक तो सभी में लिखना है। अब देखिए,
8 के लिए क्या करेंगे आप, 2 से भाग दे के देखेंगे भाई, 2 से देना है 8 में, जाता कि नहीं जाता है, 2 चौक 8 पूरा पूरा जा रहा है, शेष शून्य बच रहा है, तो 2 भी है भाई, ठीक है ना। अब देखिए 2 तो है, 2 में लिख दिया हमने। अब 3 से दे के देखते हैं, देखिए 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 क्या 9, भाई ये तो जाता नहीं है, 3 2 ही बार जा रहा है और 2 शेष बच रहा है, तो शेष तो बचना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। फिर हम 4 से देखते हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 4 दूना 8, बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है, शेष शून्य बच रहा है, यानी 4 भी है, ठीक है ना। फिर 5 से देखते हैं, 2 हो गया था और 4 हो गया था, 5 से देखते हैं, 5 के पाड़े में 8 नहीं आता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 नहीं आता है। फिर 6 से देखते हैं, 6 के पाड़े में 6 कम 6, 6 दूना 12 नहीं आता, 6 के पाड़े में 8, 7 से 7 के पाड़े में नहीं आता है, सीधे 8 से, सीधे अब जाएगा 8 से, 8 एकम 8 से शून्य, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब जब ये 8 पूरा आ गया है तो उसके बाद दोबारा नहीं देखना है। अब आपके 8 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 8, ठीक है ना। इसी प्रकार 10 के करेंगे आप। 10 के लिए भी हमने पहले 1 तो लिख दिया है, फिर 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, फिर 6 से, 7 से, 8, जब 10 पर पहुंच जाएंगे फिर आपने वहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। जिससे पूरा पूरा भाग जाएगा वही संख्या हमने यहाँ पर लिखनी है। 12 के देखेंगे ऐसे ही, ठीक है ना, जितने भी आते हैं। अब आपने क्या देखा, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणनखंड होती है, भी सही बात है। प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूरा विभाजक होता है, ये भी सही बात है। प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को छोटा या उसके बराबर होता है, संख्या छोटा या उसके बराबर होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब गुणज अभी आया नहीं है वैसे। अब देखिए, जब हम 2 गुणा 5 लिखते हैं तो 2 पंजे होता है 10, ठीक है ना, जिसमें 2 क्या है, गुणनखंड है, 5 क्या है, वो भी गुणनखंड है, और 10 क्या है, वो एक गुणज है, ठीक है ना। सीधे लिख सकते हैं, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है इतने को, आप सीधे ये लिखिए 2 गुणा 5 बराबर 10। 2 क्या है, गुणनखंड है, 2 क्या है, इसके नीचे लिख देंगे गुणनखंड। ऐसे ही 5 क्या है, ये भी गुणनखंड है, और 10 क्या है, वो गुणज है, ठीक है। अच्छा, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज हमने पढ़े हैं पहले ही। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा लिखना। जैसे 9 के गुणज लिखने हैं तो 9 का पहाड़ा लिखते जाइए। अब प्रथम 5 बोला तो 5 बार तक लिखिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 36, 9 पंजे 45, ये हो गए इसके 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज, ठीक है ना। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा लिख दीजिए। पहाड़ा तो आपने पढ़ा ही है, किसी भी संख्या का गुणज लिखना है, जब 5 के गुणज लिखने हैं, 5 के गुणज यानी 5 का पहाड़ा लिख दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, इस प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि अगर अपने गुणज लिखने हैं, गुणज को हम अपवर्तीय भी कहते हैं भाई, ठीक है, एक शब्द और है गुणज या अपवर्तीय। गुणज को हम अपवर्तीय भी कहते हैं। अपवर्तीय मतलब गुणज, अपवर्तीय या गुणज, ये नाम होते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है, अब ये मत सोचिए कि आपके गुणज, मान लिया हमने बोला कि 2 के गुणज लिखो, 2 के गुणज, अब 2 के गुणज लिखे आपने, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6,
2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 2 धाम 20। अब ये ख़त्म नहीं हुए हैं। अब ये मत सोचिए कि 2 का पहाड़ा ख़त्म हो गया तो गुणज भी ख़त्म हो गए। इसके बाद 2 और जोड़ी हो जाएगा 22, 2 और जोड़ी हो जाएगा 24, ठीक है ना। 2 और होंगे तो हो जाएगा 26, फिर 28, फिर 30। ये पहाड़ा चलता जाएगा, ठीक है ना। ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक पहाड़ा होता है। यही होते हैं गुणज, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 9 के जो गुणज बोले हैं, उन्होंने बोला प्रथम 5 गुणज। अब बोलते हैं 9 के सभी गुणज, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पर सभी गुणज तो बहुत सारे इतने हो जाएंगे कि हम लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। सभी गुणज तो इसके, क्योंकि सभी गुणज तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। गुणनखंड तो हम सभी लिख सकते हैं, गुणनखंड सीमित मात्रा में होते हैं, लेकिन गुणज हम सारे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 2 के 5 के जिसके भी हैं वहाँ फिक्स पूछा होगा कि इतने गुणज लिखिए, ठीक है। अब देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के गुणजों को पहचानो और उनमें रंग भरो। रंग भरने हैं। अब देखिए आपका कितना बढ़िया काम आ गया आपके पास। आपने यहाँ पर रंग भरना है। ऐसी सारणी बनानी है स्केल की सहायता से, ध्यान रहे स्केल का प्रयोग करना है। सीधी सीधी लाइन खींचनी है और ऐसे डिब्बे बनाने हैं। अब देखिए इसमें संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 12 तक लिखी है। अब देखिए 2 के गुणज, 2 के गुणज क्या होते हैं? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। देखिए 2 तिया 6, इसमें आप कलर कर सकते हैं। फिर 2 के गुणज और क्या है? 2 चौक 8, इसमें कलर कर दीजिए। फिर 2 के गुणज और कहाँ है? 2 पंजे 10, ये भी 2 का गुणज है, इसमें भी कलर कर दीजिए। फिर 2 के गुणज है 2 छक्का 12, इसमें कर दीजिए, है ना। इसके बाद देखिए 3 के गुणज, 3 के गुणज देखिए, 3 के गुणज बोला उन्होंने, तो 3 कम 3 पहला हो गया। अच्छा, इसके बाद 3 तिया 9, 9 तो ये है, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6 है, ये हो गया आपके 3। फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, ठीक है। अब 4 के गुणज, 4 के गुणज देखिए, 4 गुणज, 4 एकम 4 पहला होगा। फिर 4 दूना 8, 8 कहाँ पर है? 8 का खाना ये है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको आप सुंदर सा कलर करेंगे आप। इसके बाद है 5 के गुणज। 5 के गुणज में क्या करना है? 5 एकम 5 ये हो गया, 5 दूना 10। बस ऐसे डिब्बे आपने कलर करने हैं। गुणज का मतलब है जो पहाड़े में जो संख्या आ रही है उस संख्या के नीचे आपको कलर करना है। जो कलर दिया गया है वैसे ही कलर आप कर लेना। चाहे स्केच पेन ले लीजिए इसको बनाने के लिए, चाहे आप पेंसिल कलर ले लीजिए, जो भी कलर आपके पास हो उससे आप कर सकते हैं। ये आपने करना है। इसके बाद है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। देखिए नीचे दी गई सारणी में लिखी संख्याओं गुणनखंड ज्ञात करो और उन्हें ध्यान से देखिए। यह आपने जो है सारणी बनानी है। कितने अंकों तक है? 20 तक है ये सारणी। देखिए 1 से लेकर के 20 तक 20 लाइनें आपकी इसमें लगेंगी और ऊपर इस संख्या वाला लाइन भी है, 21 लाइनें हो गई, ठीक है। और ये संख्या वाली हो गई, फिर गुणनखंड वाली, फिर गुणनखंडों की संख्या।
जैसे 1 के गुणनखंड है कितने, एक ही है। 2 के गुणनखंड 1 2, 3 के गुणनखंड 1 3, 4 के गुणनखंड 1 2 4, 5 के गुणनखंड 1 और 5, 6 के गुणनखंड यानी एक तो सबका होता है भाई 2 3 6। अब देखिए ये गुणनखंड जो हमने लिखे इसके सामने हम देख सकते हैं जो 1 के गुणनखंड वो तो एक ही होता है। 2 के गुणनखंड कितने, 1 और 2 2 हैं। 3 के गुणनखंड 1 और 3 यहाँ भी 2 ही हैं। 4 के गुणनखंड 1 2 3 3 हो गए हैं। 5 के गुणनखंड यहाँ 2 ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिनके 2 ही गुणनखंड हैं उनको टिक कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हैं सबको टिक कर लेते हैं। तो ऊपर दी गई सारणी को देखने से पता चलता है कुछ संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, ठीक है ना। और एक और स्वयं एक ही संख्या है, एक तो है, एक का तो एक ही गुणनखंड है। अच्छा, वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हैं, जैसे इसमें देखिए ये संख्या है 2, इसका एक गुणनखंड तो है एक है 2, 2 ही गुणनखंड है, ठीक है ना। और एक तो सबका है ना, एक को तो गिनना ही है। 3 के देखिए 1 और 3 है, इसके भी 2 ही गुणनखंड हैं। ऐसे ही 5 के देखिए 1 और 5 है, इसके भी 2 ही गुणनखंड हैं। ऐसे ही 7 के देखिए इसके भी 1 और 7 2 गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं वे संख्याएं आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। वैसे आप इसमें भी पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हैं वे कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, यानी 3 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, देखिए या 3 है या 4 है या 4 है या 3 है 4 है, देखिए एक को तो 6 भी है, यहाँ पर 6 हैं 4 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं, ठीक है ना। यानी 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड हैं वे सभी हैं भाज्य संख्याएं। कैसी हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वे सभी हैं कैसी कहलाती संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। पूरा नोट करना है आपने। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि हमने कहा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जिनके 2 गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी है, कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड, नेट 2 गुणनखंड, ठीक है ना। एक तो एक होगा और एक स्वयं वो संख्या अपने आप होगी, है ना। अच्छा, और भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं वे हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है ना। अब देखिए एक ऐसी संख्या है, एक के गुणनखंड कितने हैं, एक के गुणनखंड 2, एक ही है केवल, इसके 2 गुणनखंड भी नहीं है और 2 से ज़्यादा तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो एक है ये ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। भाई भाज्य के लिए शर्त है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य के लिए, और भाज्य के लिए है कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब नीचे दी गई संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखिए। भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है ना। उनमें देख लिए किस किस संख्या से भाग जाता है, किस किस से पढ़ा। जैसे 18 है, 18 का देखिए 18 में एक से एक तो सबका होता है, 2 से भी 2 नंबर 18, 3 से भी जाता है ना, 4 5 6 से भी जाता है, 6 3 18, तो हो गए ना 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 19 देखिए, 19 किस किस पाड़े में आता है, एक तो सब में होता है, फिर 2 3 4 5 6 किसी में नहीं आता, सीधे 19 में आता है।
तो 2 ही गुणनखंड हुए, तो 19 आपकी कैसी संख्या हो गई? अभाज्य हो गई। अब 20 को चेक करते हैं। 20 चेक कीजिए। 20 किस किस पाड़े में आता, किस किस पाड़े से कटता है? देखिए, एक में तो सब में होता है 2 दशमकी यानी 2 धाम 20, ठीक है। 3 के पाड़े में नहीं आता। 4 के पाड़े में 4 पंजे 20, है ना। 5 के पाड़े में 5 चौक 20, 6 7 8 9 10 के पाड़े में हो गए 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये भाज्य में आ जाएगा। 21 21 देखिए किस किस पाड़े में आता है? 1 के पाड़े, 1 तो सबके लिए होता है, फिर 2 3 3 7 21, फिर 7 या 21, 2 से ज़्यादा हो गए तो 21 आ जाएगा। 21 आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे 25, 25 किधर आएगा? 25 देखिए, 25 1 से तो सब में, फिर 5 के पाड़े में आता है 25, ठीक है ना। फिर 5 पंजे 25, फिर सीधे 25 के पाड़े में भी 25 आता है, तो हो गए ना। 3 से 2 से ज़्यादा हो गए तो 25 भी आपके भाज्य में आ जाएगा। इस प्रकार आपने यहाँ लिखना है। आप कहेंगे 29, 29 किस में आएगा भाई? क्योंकि 29 जो है, 29 किसी भी पाड़े में नहीं आता है। 1 में आता है, सीधे 29 में आता है। इसमें 2 ही है तो यहाँ आएगा 29। देखिए 23 लिखा था, 23 में है नहीं, ठीक है ना। तो जिसके 2 ही गुणनखंड होंगे वो भाज्य में जाएगा, यानी किसी भी पाड़े से जो नहीं कटता है, किसी भी अन्य पाड़े से जो नहीं कटता है वो भाज्य में, अभाज्य में जाएगा, और जो अन्य पाड़ों से कटते हैं वो जाएंगे आपके भाज्य में। ऐसी संख्या आपने इस प्रकार से छांट करके लिखनी है। अच्छा, इसके बाद है सम और विषम। इनके 2 4 6 8 10 12 16, इनमें सम कौन सी है और विषम कौन सी है? आपको पता होगी सम कौन सी होती है। सम जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। इस प्रकार सम संख्याओं के जो बड़ी सम संख्याएं चेक करनी होती है हमें, उनमें इकाई के स्थान पर हम चेक करते हैं कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये अंक होता है तो सम होती हैं। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और 2 एक अभाज्य संख्या भी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब विषम संख्या है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, इस प्रकार से, है ना। और 15 के बाद 17, इस प्रकार से बहुत सारी विषम संख्याएं हैं। तो 2 2 जोड़े बनाए, जैसे 6 9 10 13 है। अब जोड़े बनाने की बात करें तो 2 2 6 के 2 2 के जोड़े 3 बार बन जाते हैं, से कुछ नहीं बचता, ठीक है ना। ऐसे भी आप देख सकते हैं 9 के जोड़े 2 2 4 2 6 2 8, और लास्ट में 1 बच गया, इसलिए ये आपकी विषम संख्या हो गई। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं, सम संख्या हो गई। इसके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, और एक बच गया, एक शेष बच गया, यानी कि ये विषम संख्या हो गई। ये भी एक तरीका है जोड़े बनाने वाला, ठीक है ना। वैसे सम विषम आप पहले भी समझ गए होंगे कि संख्या 6 व 10 पूरे पूरे जोड़े बने सम संख्या है, 9 व 13 पूरे पूरे जोड़े नहीं बन रहे हैं तो विषम संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे की दी गई संख्याओं में सम और विषम छांटिए। देखिए 5 कैसी संख्या है? विषम है, क्योंकि उसके जोड़े देखिए 5 के जोड़े कैसे बनते हैं, चेक कर सकते हैं। 2 एक जोड़ा बन गया, 4 हो गया। अब 4 के बाद एक एक ही रहा, ये शेष बच गया, इसलिए जोड़े पूरे पूरे नहीं बने तो ये विषम हो गई, ठीक है ना। 10 की बात करें तो 10 देखिए, 10 के पूरे पूरे जोड़े बनेंगे 2 2 4 तो 6 तो 8 2 10, हो गए ना पूरे पूरे जोड़े, तो 10 आपकी सम संख्या हो गई।
ठीक है ना। इसी प्रकार 15 देखिए, 15 के क्या करेंगे आप, 15 में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, ठीक है ना। लास्ट में हमें 1 करना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। एक तरीका और है जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 ये होगा, वो होगी सम। इकाई का अंक चेक करके देख सकते हैं। और जिसके इकाई का अंक 1 2 3 सॉरी जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, वो होगी सम। और जिसके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 ये होगा, वो हो जाएगी विषम। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 में इकाई का अंक 0 है तो ये आपकी सम होगी। 31 में इकाई का अंक 1 है तो विषम होगी। 32 में इकाई का अंक 2 है तो ये सम होगी। 54 में इकाई का अंक 4 है तो ये भी सम होगी। 73 में इकाई का अंक 3 है तो ये आपकी विषम होगी। 88 में इकाई का अंक 8 है तो ये आपकी सम होगी। 99 में इकाई का अंक 9 है, ये आपकी विषम होगी। और 106 में इकाई का अंक 6 है तो ये आपकी सम होगी, ठीक है। अब देखिए, ये नोट आपको ध्यान रखना है कि दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है, दो विषम संख्याओं का जोड़ विषम संख्या होता है। एक सम और एक विषम संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो ये विषम संख्या होता है। इसको नोट कर लेंगे आप। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य संख्या आपने सीख लिया है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जो 36 के हमने करने हैं, ठीक है ना। तो 36 को किस किस पाड़े में आता है, 36 कौन से पाड़े में आता है, मतलब जब हमें पता है कि 9 के पाड़े में 36 आता है, 9 के पाड़े में 4 बार 36 आता है। यहाँ तो 12 3 36 किया है इन्होंने। अब देखिए 9 जो है, 9 भी किसी पाड़े से कट जाता है। किस पाड़े से कटता है 9, 3 से कटता है। 3 से 9 हो जाता है 3 गुणा 3 3 तिया 9। और जो 4 है वो भी कट जाता है किस पाड़े से, 2 से। 2 से 4 कटता है 2 बार, 2 गुणा 2 हो गया। बस ये आपके 36 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, ये 3 और 2 भी अभाज्य संख्या है। इन्हें कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अब इन्होंने लिया 12 3 36 से, 12 गुणा 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 12 को 3 गुणा 4 लिखते हैं बिल्कुल, और 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2, तो ये हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। ऐसे ही हमारा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 आया। 2 2 3 3 इसके 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये तरीका है एक, जैसे 12 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसको हमें नोट नहीं करना है, इसको हमें नोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सब समझना है कि दी गई संख्या का सबसे पहले, कोई संख्या हमें जिसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं उसको हमें सबसे पहले 2 से भाग करके देखें। यदि 2 से संख्या कट जाती है तो फिर संख्या को और उसके भागफलों को तब तक 2 का भाग करते रहें जब तक यह पूरी पूरी कटती रहती है। यदि संख्या 2 से नहीं कटती तो 3 से भाग तब तक देते रहते हैं जब तक 3 से कटती रहती है। इसी प्रकार हम 2 3 5 7 11 आदि के साथ यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि भागफल 1 प्राप्त नहीं हो जाता। समझ गए आप लोग। इसको नोट नहीं करना है, इसको समझना है बस, ठीक है। इसको नोट नहीं करना है।
अब देखिए दो, जैसे हम 12 का निकाल रहे हैं, 2 से हम पहले हम 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 से 12 में भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 6 बार कटेगा, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि 6 भी 2 से कट जाता है तो 2 से और भाग देते हैं, 2 से 6 कटा 3 बार। फिर ये 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। उसके बाद हमें किससे देना पड़ेगा, 3 से। तो अगर 3 से भी नहीं कटता तो हमें 5 से देना पड़ता। यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ अभाज्य संख्या आएंगी केवल, ठीक है ना। अब 2 से दिया, 2 से दिया, 2 से दिया, 3 से दिया, तो 12 के अब यहाँ हमें देखिए यहाँ लास्ट में भागफल 1 प्राप्त हो गया। तो हमारा क्या होगा, 12 से जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 18 के देखिए, 18 के भी निकाल सकते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग करेंगे 18 को तो 9 बार कटेगा, 9 आ गया। अब 9 2 से कटता नहीं है, 9 के पाड़े में 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, है ना, 9 तो नहीं आता है। फिर हम, क्योंकि इसका मतलब 2 से अब 9 में भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम 3 से देखेंगे, 3 से जाता है, 3 तिया 9, 3 बार, और फिर 3 से ये 3 भी कट जाता है, 3 1 बार। अब 1 आ गया तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 18 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जहाँ भागफल 1 आया तो हमारी प्रक्रिया पूरी हुई। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये आपने नोट करने हैं। इसके बाद देखिए 42 का करा है यहाँ पर, है ना। पहले 2 से भाग दिया 42 में, 21 बार गया। अगर आप भाग ऐसे नहीं दे सकते तो अलग से आप रफ में ऐसे भाग दे सकते हैं, 2 दूना 4, 2 उतरेगा, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो आपके जो 42 के गुणनखंड आएंगे, देखिए 3 से, उसके बाद 2 21 आ जाएगा तो 3 से 21, फिर 7 बार हो गया तो 7 के 7 एकम 7, इस प्रकार से होगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से हम गुणनखंड वृक्ष बनाना है। इसमें गुणनखंड वृक्ष 120 के गुणनखंड वृक्ष बनाना है। देखिए 120 है, तो इसमें देखिए 120 के लिए क्या किया उन्होंने, 120 के लिए किस किस पाड़े में आता है, देखिए 12 के पाड़े में आता है, 12 दशंक की 120। और 12 को हम 12 किस किस पाड़े से कटता है, 3 और 4 से, 3 गुणा 4। अब 3 तो हो गया अभाज्य, है ना। अब 4 भी कटता है, देखिए 4 किससे कटता है, 2 गुणा 2, ये भी हो गया अभाज्य। अब बारी आई 10 की, ठीक है, 10 किस पाड़े से, 2 पंजे 10, देखिए ये भी हो गया, ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया, और ये भी अभाज्य हो गया, और ये भी अभाज्य। ये आपको सारे उठाने हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार से उठाएंगे, पहले छोटी छोटी, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। 2 गुणा 2 गुणा 2 3, ये गुणनखंड वृक्ष बनाने के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक आप नोट करेंगे, इसको जितना काम यहाँ तक दिया गया उसको आपने नोट करना है। उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हम कल फिर अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। कल फिर अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न आपको बताएंगे। इतना काम आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कल फिर आपको इसके जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं ये हम एक बार में आपको समझा देंगे। ओके एंड थैंक यू।